मेरी जेंडर चेंज करवाया था। मेरे डिसऑर्डर की दिक्कत थी। बचपन से ही मुझे मतलब लड़की से लड़का बनने की इच्छा थी। जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम की वजह से मैंने जेंडर चेंज करवाया है। तीसरी सर्जरी थी, वो भी मेरी इंदौर जेनिक से हुई थी। उसमें मेरे उन लोगों ने यूरेथा था वो क्लोज नहीं किया अच्छे से। गूगल पे सर्च किया था। गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे पर्पल हीरोइन हॉस्पिटल का पता चला था, जयपुर में है। आई एम डॉक्टर नितेश लमोरिया और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 100 केसेस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जिन्होंने लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। इसमें हर टाइप के केसेस डिस्कस करेंगे और आज अपना पहला केस है। ये नौशाद पेशेंट राजस्थान के रहने वाले थे और इन्होंने अपनी बॉटम सर्जरी जो जेंडर रीअसाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके लिए इन्होंने इंदौर से सर्जरी कराई। और उसके बाद जो यूरेथ्रल कॉम्प्लिकेशन, एक जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी में जब हम फीमेल टू मेल ट्रांजिशन सर्जरी में बॉटम सर्जरी कराते हैं उसके अंदर फेलोप्लास्टी होती है। फेलोप्लास्टी एक माइक्रो सर्जिकल स्किल है और ये सर्जरी एक माइक्रो सर्जिकल सेंटर में ही अच्छी तरह सक्सेसफुली पॉसिबल है। इंडिया में ये सेंटर बहुत कम है, कोई 1-2 सेंटर ये सर्जरी कर रहे हैं। पर सर्जरी जब ये हुई तो इनके बाद यूरेथ्रल फिस्टुला काफ़ी ज़्यादा बने और जो पिनाइल यूरेथ्रा था और जो वजाइना के ऊपर ओरिजिनल यूरेथ्रा था उसके बीच में लगभग 8 सेंटीमीटर का गैप था। इस गैप को ठीक करने के लिए उस पेशेंट ने इंदौर, गुड़गांव, दिल्ली हर जगह प्लास्टिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उसने 7 से 8 सर्जरी और कराई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस पेशेंट के अंदर बार बार सर्जरी करने से टिश्यू फाइब्रोज मैं आपको बता दूं, जब आप बार बार सर्जरी फास्ट एक जगह पे करते हैं तो फाइब्रोसिस होके वो टिश्यू ही ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर आप एक भी सूचर लोगे तो सूचर ही ब्रेक हो जाएगा। जब ये मल्टीपल सर्जरीज करने के बाद पेशेंट फोलीज कैथेटर के ऊपर ही रहा। क्रॉनिक फोलीज कैथेटर रहने के कारण इसके अंदर यूटीआई इन्फेक्शन हुआ। यूटीआई इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि हाई ग्रेड फीवर, चिल्स के साथ में पस सेल्स यूरिन के अंदर। इस दौरान पेशेंट का मानना यह है कि वो इतना डिप्रेस हो चुका था, इतना दुखी हो चुका था कि उसको लगता था कि उसने ये स्टेप ही गलत उठा लिया। और ये स्टेप उठाने के बाद अब उसके सामने कोई वे आउट ही नहीं था। पेशेंट फोलीज कैथेटर के ऊपर आ चुका था। यूरेथ्रा गैप 7-8 सेंटीमीटर का था। पस सेल जब तक खत्म नहीं होंगे जब तक फोलीज कैथेटर नहीं निकलेगा। कमाल की बात यह है ये पेशेंट खुद अपने आप में मेडिकल फार्मेसी का स्टूडेंट था। तो मेडिकल फार्मेसी के स्टूडेंट को अच्छी तरह पता रहता है कि वो किस तरह लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक खा लेता है, तो उसको भी पता लग जाता है कि किस तरह एंटीबायोटिक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये कोई दवाई काम भी नहीं करेगी। जब हमने देखा तो 7 to 8 सेंटीमीटर गैप था। लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस थी। टिश्यू बिल्कुल भी सूचर और रिपेयर के लायक नहीं था और ये साफ देखते पता लग गया था कि इसके अंदर कोई भी रिपेयर करेगा तो उसमें फेलियर ही मिलेगा। यही एक सर्जन को देखते ही पता लगना चाहिए व्हाट शुड नॉट बी डन। तो इस केस के अंदर हमें देखते ही पता लग गया था कि किस तरह इसमें प्राइमरी रिपेयर का केस ये है ही नहीं। उसके बाद हमने इस पेशेंट को देखा तो हमने यही प्लान बनाया कि आपके यूरेथ्रा का रिकंस्ट्रक्शन, टोटल यूरेथ्रा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब हमने रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप के बारे में पेशेंट को बताया कि किस तरह हमें हाथ से एक ट्यूब बनानी पड़ेगी और उस ट्यूब को हम रेडियल आर्टरी के बेस पे लेंगे। इस केस के अंदर जब हम ऑपरेट करने गए और यूरेथ्रा ओपनिंग जो वजाइना के ऊपर हमने देखी, जब हमने देखा कि उन्होंने पहले वाले सर्जन्स ने वजाइना को भी प्रॉपर क्लोज नहीं किया था, जिस कारण से उसको इन्फेक्शन और ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि जो वजाइना होती है उसको डी एपिथेलाइज करके हम पूरा क्लोजर करते हैं। अगर डी एपिथेलाइज करके क्लोजर नहीं किया और आपने यूरेथ्रा कनेक्ट करने की कोशिश करी और वजाइना आपने वहीं छोड़ दी तो वजाइना की जो म्यूकोसा होती है वो अपने आप में सिक्रेशन निकालती है और वो अपने आप में सिक्रेशन इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी उस केस के अंदर। तब हमने पूरी की पूरी वजाइनल कैविटी को डी एपिथेलाइज किया। डी एपिथेलाइज करके हम पूरे अंदर से सूचर लगा के पूरे वजाइनल ओपनिंग को क्लोज किया। यूरेथ्रल ओपनिंग जो थी उसको हमने डिसेक्ट करके अच्छी तरह एक अच्छा 1 सेंटीमीटर का थिक पार्ट हमने निकाला। न्यू यूरेथ्रा में भी हमने 1 सेंटीमीटर का पार्ट निकला। अब हमने उसके अंदर दोनों एंड निकाल लिए। अब दोनों एंड को हमने मेज़र किया। दोनों हमने एंड मेज़र किया तो 7 to 8 सेंटीमीटर का मिला।
इसके बाद हमने यहाँ से फ्लैप उठाया, उसको ट्यूबुलराइज किया, रेडियल आर्टरी उठाया। जब हम डोनर साइड पे वापस गए, डोनर साइड पे हमें ये एक और समस्या बहुत ज़्यादा थी इस केस के अंदर, क्योंकि मेन वेसल्स पहले ही फेलोप्लास्टिक के अंदर यूज़ कर ली गई थी, तब हमें इस पेशेंट के अंदर फीमोरल वेसल्स को यूज़ करना पड़ा। फीमोरल वेसल्स अपने लोअर लिम्ब की जाने वाली मेन वेसल्स होती हैं, इनको हम एंड टू एंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इस पेशेंट के अंदर हमें एंड टू साइड एनास्मोसिस करना पड़ा। एंड टू साइड का मैं एक सिंपल आपको लेमैन में बता दूं कि ये वेसल जा रही है मेन वेसल। अगर हम मेन वेसल के अंदर एंड टू साइड कर रहे हैं तो ये मतलब ये आपका फेलोप्लास्टिक का हार्वेस्ट फेज है, तो ये एंड टू साइड हो गया, तो ये एंड टू साइड। और जब हम दो वेसल्स को ऐसे जोड़ते हैं तो ये एंड टू एंड, तो ये एंड टू साइड करना पड़ा हमें फीमोरल वेसल के अंदर। इस केस के अंदर एंड टू साइड एनास्मोसिस करना पड़ा। एंड टू साइड एनास्मोसिस के अंदर हमें पेडिकल लेंथ भी काफ़ी अच्छी लेनी पड़ी, तो हमने अच्छी खासी रेडियल आर्टरी की लेंथ मिली। रेडियल आर्टरी बेस्ड फ्लैप का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि एक तो रेडियल आर्टरी की अच्छी लेंथ मिलती है, और साथ साथ में कि जो टिश्यू होता है वो बहुत ही थिन होता है और फोल्ड अच्छी तरह होता है, तभी ये अपने आप में एक ट्यूब बन पाई। तब हमने ये फ्लैप को हार्वेस्ट किया, फिर हमने फीमोरल वेसल के साथ एंड टू साइड एनास्मोसिस और वेन्स के लिए सिफेनस वेन ली, और ये वाले फ्लैप को हमने दोनों एंड ट्यूब के कनेक्ट कर दिए और उसके ऊपर से हमने स्किन क्लोजर कर दिया। तो ऑपरेशन के बाद भी इस केस के अंदर, क्योंकि रेडियल फोरआर्म फ्लैप स्किन फ्लैप के अंदर था और वेसल वहीं थी, नॉर्मली हम कोई भी माइक्रो सर्जरी करते हैं तो हम पिन प्रिक करके ब्लड फ्लो से और वो अच्छी तरह देख पाते हैं कि सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, आवरली बेसिस पे मॉनिटर कर पाते हैं। और इस केस में क्योंकि वो रेडियल फोरआर्म फ्लैप स्किन फ्लैप के नीचे था, तब हमने सोनोग्राफिक गाइडेड डॉपलर स्टडी करनी पड़ी हमें बार बार इस पेशेंट की, ताकि हम रेडियल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो को रियल टाइम में सोनोग्राफी मशीन में डॉपलर में देख पाएँ। और ये बहुत ही बढ़िया रहा इस पेशेंट के लिए, और कि हमने उसको रेगुलरली 2 आवर पे सोनोग्राफी में डॉपलर स्टडी करके उसके ब्लड फ्लो को देखा, और ये चलता रहा 24 आवर तक। अब इस पेशेंट को हमने लगभग 28 डेज तक और फोलीज कैथेटर के ऊपर रखा, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रैक बनाते हैं तो फोलीज कैथेटर उसके अंदर डालते हैं ताकि पूरा ट्रैक अच्छी तरह एपिथेलाइज हो जाए, बिल्कुल हील हो जाए। और अराउंड 28 डेज पे हम इसको निकाल देते हैं। जब 28 डेज के ऊपर निकाला और इस पेशेंट ने जब यूरिन पास किया तो वो बहुत खुश था। वो मिठाई लेके आया कि डॉक्टर साहब बचा लिया, मुझे बचा लिया, क्योंकि उसको इतनी खुशी थी कि मैं यूरिन कर पाया हूँ। एक कभी कभी लाइफ में एक छोटी चीज़ भी बहुत खुशी देती है, जैसे एक यूरिन करना जो हम सबको लगता है कि बहुत एक नॉर्मल रूटीन है, वो भी एक बहुत मुश्किल से अचीव होता है। तो पर्पल यूनियन हॉस्पिटल के पास सुपर माइक्रोस्कोप, माइक्रो सर्जरी की टीम अप्रोच, और जब हम इतने स्किल सेंटर में सर्जरीज कराते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना भी आना चाहिए। तो जो सेंटर भी ये सर्जरी करें तो उन सेंटर्स के लिए भी एक मैसेज है कि आपको कॉम्प्लिकेशन मैनेज करनी भी आनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट बहुत दुखी होता है, उसकी लाइफ बहुत दुखी होती है। हमने नौशाद को बचाया, हमें खुशी है, नौशाद बहुत खुश है, और ये एक लाइफ चेंजिंग का फर्स्ट एपिसोड आप सबके लिए। आप बताइए ये फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा? आप नेक्स्ट एपिसोड में किस टाइप के केसेस देखना चाहते हैं? आप किस टाइप से मेरे को अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलना है और लेन में बोलना है, या मुझे कुछ स्टाइल चेंज करना है, आप वो भी मुझे बोल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना सिंपल हो सकता है आप सब लोगों को ये प्लास्टिक सर्जरी की माइक्रो सर्जरी स्किल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करा है आप लोगों के साथ। धन्यवाद। आप सब लोग ऐसे शेयर करिए इसको, और अपने जान पहचान वाले जिनको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नॉलेज करनी है या फिर किसी को नीड है तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर किसी समस्या से हैं ग्रस्त तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर नितेश लमोरिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम पर्पल यूनियन हॉस्पिटल।